हेलो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प की संरचना में हम सर्वप्रथम पुष्पक्रम को देखेंगे। पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पक्रम को हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। उसमें एक होता है जड़, एक होता है तना और एक होती है पत्ती। कुछ सीमा तक पत्तियां बनती है और उससे आगे जो है पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? फूल में रूपांतरित हो जाती है। ये फूल क्या है? ये फूल ही क्या है? पुष्पक्रम है। इसमें एक रूपांतरित प्रो है जहाँ पर प्रो का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इसका जो शीर्ष का मेरिस्टेम है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। इसकी गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पुष्पी उपांग निकलते हैं। और पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। कि जो इसका प्रो है, इसके अंदर यहाँ पर ये गांठनुमा संरचना बनती है और ये गांठनुमा संरचना जो होती है वो पत्तियों के बजाय किसमें रूपांतरित हो जाती है? फूल के अंदर रूपांतरित हो जाती है। और यही जो इसको इस उपांग को अपन क्या बोलते हैं? पुष्पी उपांग बोलते हैं। इस अक्ष पर, ये अक्ष दिख रहा है आपको, इस अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को, कि फूल किस क्रम में लग रहे हैं, अभी हम बताएंगे आपको कि फूलों के लगने का क्रम क्या होता है। वो फूलों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। पुष्पक्रम 2 प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। यानी कि जो अक्ष है, तने का अक्ष है, उसकी गांठ पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय क्या होते हैं? पुष्पी उपांग निकलते हैं। और पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। और पुष्पक्रम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी क्या होता है? पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह में वृद्धि होती है और फूल क्या होते हैं? पार्श्व में अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह में वृद्धि होती है और फूल पार्श्व में अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। यानी कि पहले अग्र अभिसारी क्रम में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लगे रहते हैं, और तला अभिसारी क्रम में यानी कि तल में फूल लगे रहते हैं। इसमें आप देखो कि फूल इस तरीके के लगे हुए इस क्रम में, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे अग्र अभिसारी क्रम। और एक होता है कि सामने, इसके सामने, जस्ट इसके सामने, वो होता है तला अभिसारी क्रम, जो इस तरीके से होता है, जहाँ पर ये पुष्प जो होते हैं एक अक्ष पर केवल एक ही पुष्प लगा रहता है, उसे ससीमाक्षी कहा जाता है। जबकि इसमें अग्र अभिसारी क्रम में पुष्प लगे रहते हैं तो उसे असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। अब पुष्प क्या है? पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्रो है। क्या है? रूपांतरित प्रो है। उस रूपांतरित प्रो के अंदर क्या क्या होता है कि पुष्प के अंदर जो होता है वो लिंग जनन का अंग है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, पुंज और जायांग इसके प्रमुख अंग होते हैं। कैलिक्स तथा कोरोला क्या होता है? सहायक अंग होते हैं, जबकि पुंज तथा जायांग जो होते हैं वो जनन अंग होते हैं। अब आप देखते हो कि कोई भी फूल को देखते हो तो फूल के एक तो आपको रंगीन पत्तियां उसकी पंखुड़ियां दिखाई देती है, उसके नीचे आपको ग्रीन कलर की पंखुड़ियां दिखाई देती है। जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियां है वो कैलिक्स है, और जो आपको रंगीन पंखुड़ियां दिख रही है वो करोला, यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इसे इंग्लिश में कैलिक्स और करोला बोलते हैं। इसके अलावा आप उस फूल के अंदर देखते हो कि ऊपर की तरफ इस तरीके की संरचना आपको दिखती है। किसी में अंदर की तरफ होती है तो किसी में ये बाहर की तरफ होती है, जिसे पुंज और इसके नीचे की तरफ क्या होता है? जायांग प्रेजेंट होता है। तो ये जायांग जो होता है, अब ये पुंज और जायांग के आधार पर पुष्प को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एकलिंगी और बहुलिंगी। एकलिंगी पुष्प क्या होता है? किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडक हो तो उसे एकलिंगी कहा जाता है, और जब फूल में पुंकेसर तथा जायांग दोनों हो तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि जिसमें फूल के अंदर पुंकेसर और जायांग दोनों हो तो वह पुष्प क्या कहलाता है? उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। और किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडक हो तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अब इसी तरीके से इसके अंदर सिमेट्री बताता हूँ। जब सिमेट्री
पुष्प के अंदर सममिति भी पाई जाती है। ये क्या होती है? एक तो होती है त्रिज्या सममित, और एक होती है एक व्यास सममित। त्रिज्या सममित क्या होती है? जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त कर देते हैं, जब किसी फूल को दो बराबर भागों में हम विभक्त कर देते हैं, जैसे ये फूल है, इसको मैंने दो बराबर भागों में विभक्त कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या सममित। और अगर एक पुष्प है, इसको केवल एक ही अक्ष से, यानी कि जब किसी फूल को ऊर्ध्वाधर समतल से ही, अब मैं इसको कहीं से भी इसको बराबर भागों में विभक्त कर सकती हूँ, तो कहीं से भी एक समान भागों में विभक्त होगा। लेकिन अगर फूल को केवल बीच में से अगर अपन काटे ऊर्ध्वाधर समतल स्तर से ही उसे दो बराबर भागों में विभक्त कर सकते हैं, तो वो कहलाता है एक व्यास सममित। और एक व्यास सममित पाया जाता है सेमी और केसिया के। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, सेम और केसिया। और त्रिज्या सममित जो होता है वो पाया जाता है सरसों और धतूरा और मिर्ची के। और एक व्यास सममित जो बीच के अंदर इसको भाग में बांटा गया है, तो दो बराबर भाग हो जाते हैं, जैसे सेम और केसिया। ये एक व्यास सममित कहलाता है और ये त्रिज्या सममित कहलाता है। त्रिज्या सममित के अंदर सरसों धतूरा आता है और एक व्यास सममित के अंदर सेम केसिया आता है। इस प्रकार ये पुष्पक्रम हुआ। इसके आगे हम देखते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं कि पुष्प जो होते हैं वो त्रितयी, चतुष्टयी और पंचतयी प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें 3 बाह्य दल होते हैं, जिसमें 4 बाह्य दल होते हैं और जिसमें 5 बाह्य दल होते हैं। सहपत्री पुष्प किसे कहते हैं? जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं। तो बच्चों, जिसमें सहपत्र होते हैं उन्हें सहपत्री, और जिनमें सहपत्र नहीं होते हैं उन्हें सहपत्रीहीन कहा जाता है। पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुपुंग तथा अंडाशय के आधार पर 3 भागों में इन्हें डिवाइड कर रखा है। अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता। अधोजायांगता जिसमें जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है, परिजायांगता जिसमें जायांग मध्य में होता है, और अधिजायांगता जिसमें जायांग सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अधिजायांगता। तो उसके आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।